हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ हमने शुरू करी थी जिसमें मैं हर एक चैप्टर लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूँगी। और जो भी स्टूडेंट है, एनी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और एनी अदर एग्ज़ाम जिसमें आपको पॉलिटी आता हो, तो आप ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हर एक वीडियो के लिए एक चैप्टर, हर चैप्टर के लिए एक वीडियो आएगी। ठीक है, और जिनको भी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है या बहुत लेंदी लगती है या वर्थ इट नहीं लगता कि इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो ये वीडियोस देख सकते हैं। एंड आई कैन एश्योर यू कि 90% ऑफ द सिलेबस आपका, नॉट ओनली 90%, इनफैक्ट 95 के अराउंड सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को डेडिकेशन के साथ में फॉलो करते हो और नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, रिविजन करते हो। तो आई कैन एश्योर यू आपका पॉलिटी तो एटलीस्ट हो जाएगा। इसको एक सीरीज़ में देखना आप। तो हम ऑलरेडी आई थिंक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेकंड चैप्टर है उसका, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑल्सो भी कंप्लीटेड। और सिटीज़न हम थोड़े दिन बाद में करेंगे क्योंकि बहुत फैक्चुअल है, उसमें बहुत डेट्स लर्न करनी है कि उससे पहले आए, उससे बाद में आए। ठीक है, सो वो काफ़ी फैक्चुअल है और उससे क्वेश्चन भी इतना नहीं बनता है। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर 5th, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ को चैप्टर वाइज कर रहे हैं ताकि और चैप्टर वाइज ही आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो सबसे पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल भी हम साथ साथ में लर्न करते जाएंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं कि कोई आर्टिकल दिया जाता है और उसके कंटेंट के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आपके 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, पार्ट 1 में इस पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो हर एक जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्केड्यूल्स में डिवाइडेड है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, वो है आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, पार्ट 3 में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, आर्टिकल 51A में और पार्ट 4A में हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो हर एक जो चीज़ है वो किसी पार्ट में है और उसके कुछ आर्टिकल्स है। तो हम इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे ताकि हमें आर्टिकल्स भी याद होते रहे, बार बार हम उस चीज़ को रिवाइज करते रहे, दोहराते रहे कि हाँ, आर्टिकल 3, पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 35, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, इस तरीके से। ठीक है, तो वो हमें याद होता जाएगा और यस, ठीक है, तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे देन। सो आर्टिकल 1 to 4, पार्ट फर्स्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो जाए। ठीक है, जैसा कि यूएसए में है। ठीक है, दिस फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये चीज़ टूट नहीं सकती, ये जो यूनियन है ये टूट नहीं सकता। फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, क्योंकि ये जो फेडरेशन है ये एग्रीमेंट से नहीं बनी है। ठीक है, सो किसी भी स्टेट के पास में ये राइट नहीं है। इंडिया 28 स्टेट्स है। सो किसी भी स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड वो टेरिटरीज भी जो इंडिया इन फ्यूचर एक्वायर कर ले। ठीक है, सो जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे पुडुचेरी, गोवा, दमन एंड दीव ये इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम ऑल्सो। सो ये सब तो टेरिटरीज इंडिया ने एक्वायर करी है। ठीक है, आज की डेट में ये सारे इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया की टेरिटरी में क्या आता है? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, सो ये सारी यूनियन टेरिटरीज, और भी कोई टेरिटरी इंडिया अगर इन फ्यूचर एक्वायर करता है। सो दिस इज आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 क्या करता है कि इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट।
ठीक है। इट रिलेट टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया में कोई भी नया स्टेट एडमिट कर सकता है या एस्टैब्लिश कर सकता है। अब एडमिट कौन से स्टेट को करेगा? वो एडमिट करने का मतलब है कोई स्टेट जो पहले से बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पुडुचेरी है तो वो पहले फ्रेंच के अंडर था, अब वो इंडिया में आया तो ये क्या हुआ? एडमिशन हुआ। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि इंडिया ने खुद से कोई जगह ढूंढ ली। ठीक है, नहीं, वो पहले से स्टेट था लेकिन फ्रेंच के अंडर था, इंडिया जस्ट एडमिटेड। ठीक है। और एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है कि ऐसी कोई टेरिटरी जिस पे पहले से किसी का कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका में जाके अगर इंडिया की इतनी पावर हो कि अंटार्कटिका में जाके किसी एरिया पे इंडिया अपना कब्जा कर ले और वो इंडिया की टेरिटरी बन जाए, तो वो क्या है? एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मतलब ऐसी टेरिटरी जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है। सो तो ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। नाउ आर्टिकल 3 क्या बोलता है? इट रिलेट टू फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब जो अभी के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका एरिया कम कर देना, ज़्यादा कर देना, बाउंड्रीज चेंज कर देना। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का पार्ट दूसरे स्टेट के पार्ट में मिला देना। जैसे पहले भी बहुत बार हुआ है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में से अलग हो गया। ठीक है, सो वो काम भी हुआ है। ठीक है। तो आर्टिकल 3 उन चीज़ों की बात करता है जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, और आर्टिकल 2 उन स्टेट्स की बात, उन टेरिटरी की बात कर रहा है जो इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है। आई होप आप ये चीज़, ठीक है, दोनों चीज़ समझ पा रहे हो। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंडर की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में से कुछ टेरिटरी उठा के नया स्टेट बना सकता है। बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, दो स्टेट्स को यूनाइट कर सकता है। पार्ट्स ऑफ स्टेट, दो पार्ट्स को, ये तो दो स्टेट्स में से दो पार्ट ले ले। ठीक है। बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो कुछ भी कर सकता है, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है। ठीक है, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकता है, और इनफैक्ट नेम भी चेंज कर सकता है। ठीक है, सो दीज पावर्स आर गिवन टू द पार्लियामेंट। ठीक है। नाउ मूविंग टू यस। ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी स्टेट का, मान लो किसी स्टेट का एरिया ऑल्टर करना है पार्लियामेंट को, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट तभी कर सकता है जब प्रायर रिकमेंडेशन हो। इसके लिए दो कंडीशन चाहिए होती है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। जब प्रेसिडेंट पहले रेकमेंड करेगा पार्लियामेंट को कि हाँ जी आप इस स्टेट का एरिया ऑल्टर करो, तभी वो कर सकता है। और दूसरा, ठीक है, प्रेसिडेंट को ये चीज़ पार्लियामेंट को रेकमेंड करने से पहले ये चीज़ कंसर्न्ड जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, जिन दो स्टेट्स को या जिस भी स्टेट्स का एरिया चेंज हो रहा है, उनको पहले ये बिल उनको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये बात आ जाती है, लेकिन जो ये स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू देगा ये प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो टाइम पे दे दे या ना भी दे, तो किसी भी तरीके से ये बाउंडेशन नहीं होगी प्रेसिडेंट पे कि वो स्टेट का व्यू माने। तो इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, कि स्टेट को रेफर करा जा रहा है, स्टेट के पास कोई पावर है नहीं। ठीक है, वो अपना व्यू दे सकते हैं, जो प्रेसिडेंट माने ना माने वो उनकी मर्जी है, चाहे वो टाइम पे दे रहे तब भी। ठीक है। और हर बार अगर बिल में कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार नया नया दोबारा वो स्टेट कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को वो चीज़ दोबारा रेफर करी जाए। एक बार कर दिया काफ़ी है। सो कुल मिला के बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास इस रिगार्डिंग कोई पावर है नहीं। ठीक है, सारी पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में। और आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट कैसे फंक्शन करता है। प्रेसिडेंट फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को ये चीज़ रेकमेंड कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनको प्रेसिडेंट को ये कहा गया है। ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन पार्लियामेंट। सो बेसिकली जो भी लॉ बनती है, जैसे कि फार्मर्स बिल आए थे या कोई भी लॉ बनती है हमारे इंडिया में, सो पहले उसका एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, जिसको हम सदन बोलते हैं आई थिंक हिंदी में। तो पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जब वो बिल पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट भी उसे अपना अप्रूवल दे देता है, तो फिर वो एक लॉ बन जाता है। ठीक है। सो तो ये इंडिया के लिए यूज किया गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है बट यूनियन कभी नहीं टूट सकता है इंडिया का।
जबकि जो यूएसए का है वो क्या है कि इन डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है। नाउ आर्टिकल 4 क्या कहता है कि डिक्लेयर दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तब किया जाता है जब कोई जब किया जाएगा जब हम अपनी कोई टेरिटरी, ठीक है, मान लो अपनी कोई टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को, फॉरेन एंटिटी को दे रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हमने क्या देखा कि आर्टिकल 2 में हम एडमिट कर रहे थे कोई कंट्री और एस्टैब्लिश कर रहे थे, मतलब दोनों केसेस में हमारे पास आ रही थी टेरिटरी। और आर्टिकल 3 में भी हमने क्या किया कि आर्टिकल 3 में भी हमने क्या किया था कि नए स्टेट्स बना रहे थे, डिमिनिश कर रहे थे, ऑल्टर कर रहे थे बेसिकली एरिया, बट हमारी कोई भी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री के पास नहीं जा रही थी। तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होती है तो उसका जो पास होने का जो तरीका होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल जो होता है वो लोकसभा में से और राज्यसभा में से दोनों में से पास होना चाहिए और अलग अलग पास होता है, और जॉइंट सिटिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें दोनों में से पास होना चाहिए। ठीक है। जबकि ऑर्डिनरी लॉ में ऐसा नहीं होता। अगर दोनों के बीच में अगर वो क्लैश होता है तो जॉइंट सिटिंग हो जाती है, और क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं तो फिर लोकसभा का पॉइंट ऑफ व्यू जीत जाता है जॉइंट सिटिंग में और वो लॉ पास हो जाती है। ठीक है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की मैं बात करी हूँ, अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में। ठीक है। सो ये क्या बोलता है कि अगर 2 और 3 के अंडर कुछ हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, हम उसको मानेंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा ना। बट will not be considered as an amendment of constitution under article 368। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसका जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो आर्टिकल 368 में लिखा है। ठीक है। सो दिस मीन्स सच लॉ कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हम ये लॉज पास कर सकते हैं। ठीक है। बट इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी टेरिटरी किसको देने लग रहे हैं तो फिर भैया हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे बांग्लादेश के एनक्लेव्स इंडियन टेरिटरी में पड़ते हैं और इंडिया के बहुत सारे एनक्लेव्स बांग्लादेश की टेरिटरी में पड़ते हैं। ठीक है। सो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। बट अगर बाउंड्री डिस्प्यूट का कोई मैकेनिज्म हो रहा है तो अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। नाउ जब इंडिया आज़ाद होता है तब हमारी टेरिटरी कैसी होती है? 2 टाइप के टेरिटरी होती है। एक तो होती है ब्रिटिश प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और एक होता है प्रिंसली स्टेट्स जो राजे महाराजाओं की जो भी स्टेट्स होते थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसली स्टेट्स को 3 चॉइस दी जाती है, ज्वाइन इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, मतलब किसी को ज्वाइन मत करो। ठीक है। तो 552 स्टेट्स ऐसे थे जो इंडियन टेरिटरी में थे। ठीक है। जो भी इंडियन टेरिटरी में थे उनमें से जो 5 स्टेट्स थे उन्होंने 552 इंडियन टेरिटरी में जो थे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, और जो 3 स्टेट रह गए थे वो कौन थे? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। जूनागढ़ उसमें है गुजरात में। ठीक है। सो हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू हम अंडर कर लेते हैं, और इसमें जो मेजर रोल है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। जूनागढ़ को रेफरेंडम से, मैंने आपको बताया था, पब्लिक वोट, ठीक है, लोगों से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा के। ठीक है। तो जब इंडिया में जब पुलिस एक्शन होता है हैदराबाद में, तो जब पाकिस्तान को ये ऐसे होता है तो पाकिस्तान भी अटैक कर देता है कश्मीर के ऊपर, और जब तक हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाते हैं कश्मीर के राजा से, तब तक जो पाकिस्तान की फोर्सेज जहाँ तक आ गई थी वो फिर वो पीओके हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो एरिया उन्होंने फिर उतना उनके अंदर चला गया। नाउ कमिंग टू यस। ठीक है। सो ये था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। और फिर क्या होता है कि बहुत ऐसे डिमांड होने लगती है, एजिटेशन होने लगते हैं कि जो स्टेट्स है उनको लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा जाए। अब देखो, इंडिया जैसा नेशन पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में इतने रिलीजन्स के लोग रहते हैं, और रिलीजन में भी आप देखोगे कल्चर का इतना ज़्यादा डिफरेंस है। साउथ में एक अलग कल्चर फॉलो होता है, नॉर्थ में अलग कल्चर होता है, हर स्टेट के साथ में कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, पहनावा, हर चीज़ चेंज हो जाती है। अगर सोचो हम इंडिया को ऐसे डिवाइड
कर देंगे, लोगों को साथ में नहीं रखेंगे, मतलब हर कल्चर के, हर रिलीजन के लोगों को साथ में नहीं रखेंगे, तो इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। और इंडिया के लोगों में फिर वो इंडिया तो जाना ही अपनी अडेप्टेबिलिटी के लिए कि इंडिया सबको जो भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि कितने फॉरेनर्स आए इंडिया में, लेकिन इंडिया ने सबको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस इंडिया का कल्चर है। तो जो हमारे जो उस टाइम के जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया को हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दे, कि लोगों में किसी भी तरीके की ऐसा है कि हाँ हम एक है वो अलग है, ठीक है। वो यूनाइटेड रखना चाहते थे, बिकॉज इंडिया का एज अ टेरिटरी कल्चर अलग है, अलग टाइप का कंट्री है इंडिया, ठीक है। जो यूनाइटेड तभी रह सकता है जब सब लोग आपस को एक दूसरे को अपना समझे और एक दूसरे को, एक इंडियन को इंडियन की तरह देखे, ना कि रिलीजन या कास्ट कॉन्शियस रहे, ठीक है। सो लीडर्स का ये व्यू था कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, बट बहुत एजिटेशन उस टाइम पे हो रहा था। तो इसके लिए 1948 में एक कमीशन सेटअप किया गया, एसके धर कमीशन। तो ये बहुत सारे कमीशंस सेटअप किए गए, उनकी कुछ रिकमेंडेशंस आई कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अब हम वो पढ़ेंगे। सो एसके धर कमीशन रेकमेंड कहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। वो कहते हैं कि लैंग्वेज फैक्टर पे नहीं करा जाना चाहिए, ठीक है। प्रशासन की कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। फिर भी बहुत एजुटेशन होती है। फिर 1948 में एक और कमेटी सेटअप होती है, जेवीपी कमेटी। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। तो ये भी रिजेक्ट कर देते हैं कि लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 1953 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स्ड to create first linguistic state known as Andhra state by separating the Telugu speaking areas from Madras state. So you know, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटका में केरला में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो जो आंध्र प्रदेश है वो फर्स्ट स्टेट बनाया गया ऑन लैंग्वेज बेसिस, ठीक है। तो उसके बाद में और एजुटेशन बढ़ जाती है। तो 1953 में फजल अली कमीशन अपॉइंट किया गया। तो वो क्या बोलते हैं, ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। इन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, मोटे मोटे तौर पे कर दो ऐसा, बट उन्होंने कहा कि सिर्फ लैंग्वेज का आधार नहीं होना चाहिए, उसके साथ में और भी फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे नहीं, बट मोटे मोटे तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो बहुत सारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली गई। और इससे पहले जो इंडिया के जो टेरिटरीज थी उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उस चीज़ को एबॉलिश करके नई कैटेगरीज में डिवाइड किया, जहाँ पे 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन नवंबर 1, 1956 थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट 1956, ठीक है। सो ये थी हिस्ट्री, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद में जो नए स्टेट्स बने हैं, एक बार हम फटाफट से उनको भी देख लेते हैं। सो 1960 में क्या होता है, बॉम्बे को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। महाराष्ट्र, जो मराठी बोलते थे लोग उनके लिए, और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए, ठीक है। सो गुजरात बन जाता है। अभी हमने देखा था 14 स्टेट थे, तो 15th स्टेट बन जाता है गुजरात। 1961 में दादरा एंड नागर हवेली को एक यूनाइटेड टेरिटरी बनाया जाता है। 1962 में गोवा, दमन एंड दीव, इसको यूनाइटेड टेरिटरी बनाया जाता है। और 1987 में गोवा को स्टेटहुड दिया जाता है। 1962 में पुडुचेरी को यूटी बनाया जाता है, जिसको अब पहले पौंडीचेरी बोलते थे, अब पुडुचेरी है इसका नाम। 1963 में नागालैंड को 16th स्टेट, 15th कौन सा था, गुजरात, नागालैंड को 16th। देन हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा को 17th स्टेट बनाया जाता है। जो भी पंजाबी स्पीकिंग थे वो पंजाब में, जो हिंदी स्पीकिंग थे वो हरियाणा में, और जो कुछ हिल एरियाज थे उनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, ठीक है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। 1971 में हिमाचल प्रदेश बनाया जाता है, 18 स्टेट। 1972 में मणिपुर, ठीक है, एंड देन त्रिपुरा, मेघालय, इस तरीके से। फिर 1974 में सिक्किम, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, देन तेलंगाना। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके, एंड देन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है। तो अब इंडिया में कितने स्टेट हैं,
29 स्टेट्स है, ठीक है। और शुरुआत कितने से हुई थी? 14 स्टेट से। तो ओडिशा जो है उसका नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया है। यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस था। कर्नाटका का पहले नाम माइसोर था, ठीक है। और लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसका लेकेडिव, मिनिकॉय, अमिनदीवी। तो यही था इसमें। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, ये जो कमीशंस हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप आर्टिकल याद रख लो और थोड़ा बेसिक याद रख लो कि हाँ कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, कब हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, कब हमारा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से काम हो जाएगा। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ में जो हमने कमीशंस पढ़े उनकी रिकमेंडेशंस याद रखना। और कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टेट कब किस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, उसका क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। तो वो आप वीडियो को पॉज करके आप वो सारी लिस्ट नोट डाउन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड अगर आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड्स एंड यस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस थैंक यू बाय।